ओके, सो नेक्स्ट कम्स द कोलेस्ट्रोल एम्बोलाई सिंड्रोम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इसका मैं आपको मोटा मोटा खुद से बता देती हूँ कि ये जो है ना वो लार्जर जो आर्टरीज होती हैं उनको अफेक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से जो पल्सेस होती हैं ना वो तो पैल्पेबल रहती हैं, ठीक है, लेकिन ये स्मॉलर आर्टरीज को ना डैमेज करता है, जिसकी वजह से स्मॉल आर्टरीज में एम्बोलाई बन जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स होते हैं वो जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो एक तो लिविडो रेटिकुलरिस हो सकता है, डिजिटल इस्कीमिया हो सकता है, मतलब डिजिट्स का, जिसको ब्लू टो सिंड्रोम कहते हैं, जाहिर सी बात है वो ब्लू हुई है क्योंकि उधर ब्लड सप्लाई नहीं है। एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है जब रीनल आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा। इसके अलावा दिमाग में जाके सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट करा सकता है, ठीक है, गट में जाएगा तो गट का स्कीमा करा सकता है। ठीक हो गया, ये इतनी छोटी सी बात है, ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद ये कि आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोल्स में स्क्लेरोसिस होना, ठीक है, ये कॉमन फॉर्म होती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की, ठीक है, यानी आर्टरीज और आर्टीरियोल्स को जो है ना स्मॉल वाली, उनको अफेक्ट करने वाले को ये कहते हैं। और इसमें ना हाईलाइन भी होता है और हाइपरप्लास्टिक, दो किस्म की इसकी टाइप्स होती है, ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। हाईलाइन में क्या है, वेसल की जो वॉल होती है ना उसकी थिकनिंग हो चुकी है, दिस इज सेकेंडरी टू कि आपके उस प्लाज्मा प्रोटीन पहले लीक की इनटू द सब एंडोथीलियम, ठीक है, हाइपरटेंशन और बीबी के डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर, तो उसकी वजह से क्या हो गया, वेसल की वॉल की थिकनिंग होगी, सेकेंडरी टू प्लाज्मा प्रोटीन लीकेज, ठीक हो गया। ये हाई लाइन होता है, इसमें हाईलाइनाइजेशन हुई हुई है। और अगला वाला आपके पास हाइपोप्लास्टिक है, उसमें आप देख सकते हैं कि अनियन स्किन अपीयरेंस दिख रही है, ठीक है, ये किन में होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन हो जाता है विद प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट कम्स दी आयोटिक एन्यूरिज्म। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आई मस्ट से, कि इसमें क्या होता है कि इसमें दो टाइप्स होती हैं इसकी, एक थोरैसिक होता है, एक एब्डोमिनल होता है, एज लोकेशन के हिसाब से, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि होता क्या एन्यूरिज्म ना, ये ना ऐसे पैथोलॉजिकल डायलिटेशन बन जाती है एओर्टा में, ठीक है, जिसकी वजह से बंदे में एब्डोमेन में पेन होना शुरू हो जाता है, बैक में पेन हो जाता है, दिस इज अ साइन ऑफ लीकेज या डिसेक्शन, ठीक है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से डिफरेंट टाइप्स होती है ना इसकी, अगर ये अयोटा दिख रहा है ना, ठीक है, अगर यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे डायलेट हो सकता है, फिर नीचे एब्डोमेन में डायलेट हो सकता है। ये फ्यूसी फॉर्म हुआ दोनों साइड से और एक सेक्युलर यानी एक तरफ से सैक निकल आया, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थोरैसिक। अगर बोले थोरैसिक पोर्शन में हमारे पास अयोटा एन्यूरिज्म हो जाता होता है, तो वो किस चीज़ के साथ उसकी एसोसिएशंस होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक तो सिस्टिक मीडियल डिजेनरेशन होती है, ये पूछा जाता है, एमसीक्यू है। दूसरे नंबर पे उसके रिस्क फैक्टर्स में से पूछा जाता है वही बाइकस्पिड अयोटिक वाल्व और मार्फन सिंड्रोम, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ वो ऊपर को एक्ट्रेशन ऑफ अयोटा में पीछे पड़ा है, ठीक है। उसके अलावा हाइपरटेंशन के साथ एसोसिएशन है, जाहिर सी बात है, ठीक है। थर्ड डिग्री सिफिलिस यानी टर्शरी सिफिलिस जो होता है ना, उसके साथ इसकी एसोसिएशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो सिफिलिस और मार्फन मैंने यहाँ ही लिख दिया सिस्टिक मीडियल, ताकि ये याद रहे, ठीक है, कि ये इसकी एसोसिएशन जो है ना किन किन चीज़ों के साथ है। उसके बाद एब्डोमेन के अंदर जब अयोटा एन्यूरिज्म होता है ना, तो उसमें देखिए आपको सीटी स्कैन पे कुछ इस तरह से एब्डोमेन के अंदर अयोटा का एन्यूरिज्म दिखता है, ठीक है। और ये किसके साथ एसोसिएशन है, ट्रांसम्यूरल, यानी पहली बात तो ये कि इसमें जो तीनों लेयर्स इंटिमा, मीडिया और ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये तीनों की तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, ट्रांसम्यूरल होता है। और जब ये तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग ट्रू एन्यूरिज्म कहते हैं, ठीक है। जो फॉल्स होता है ना एन्यूरिज्म, उसके अंदर असल में तीनों लेयर्स नहीं इन्वॉल्व होती, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है इसके रिस्क फैक्टर्स में, जो बंदा स्मोकिंग करता हो, एज ज़्यादा हो, मेल हो, फैमिली हिस्ट्री, बेसिकली वही जो हाइपरटेंशन के है ना फैक्टर्स वही हैं इसमें भी। लेकिन पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन होती है ना वो बहुत मैटर करती है कि वो किन कंप्लेंट्स के साथ आ रहे हैं, हमने फ़र्क तब करना है। अगर आपको जो है ना एग्जामिनेशन करते हुए पैल्पेबल, पल्सटाइल, पल्सेशंस उसमें आ रही हैं, एब्डोमिनल मास आए, तो तब आपको इसका इसको बनाना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है ना एक ट्रायड बनता है, पल्सटाइल एब्डोमिनल मास, जो मैंने आपको पहले बता दिया। साथ बंदे को एब्डोमिन में या बैक में पेन हो रही है, तीसरे नंबर पे वो ना बीपी उसका लो ही आ रहा है, जब जब चेक कर रहे हो बस लो ही आ रहा है, रेजिस्टेंट हाइपोटेंशन हो रही है, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो लोकेशन होती है ना वो एब्डोमिन के अंदर तो है, लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या, इंफ्रा रीनल यानी रीनल से भी नीचे। अब दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एमसीक्यू, के जो एब्डोमिन में इंफ्रा रीनल जो होती है ना वो मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी होती है। उसके बाद आ जाता है मेरे पास ट्रोमैटिक अयोटिक एन्यूरिज्म, ठीक है, यानी कि ट्रॉमा हुआ तो तब अयोटा कैसे, सॉरी रप्चर कैसे होता है, इसमें बस ये याद रख लेना कि एक्सरे कराएंगे ना तो वाइडेंड मीडियस्टाइनम मिलेगा ना, तो फिर हमें पता होगा। और इसकी कॉम्युनिकेशन अयोटिक इस्तेमस होती है, खैर दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अयोटिक डाइसेक्शन, ठीक है, यानी कि अयोटा दो पार्ट्स में डाइसेक्ट हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास होता है इंटिमल टीयर, यानी कि ट्यूनिका इंटिमा, यानी सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है ना उसका टीयर होता है, जिसकी वजह से एक फॉल्स ल्यूमेन बन जाता होता है। ये भी वही हाइपरटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, ये पूछा जाता है एमसीक्यू में कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रिस्क फैक्टर है डाइसेक्शन में, हाइपरटेंशन है। बाकी वही बाइकस्पिरेटिक वाल्व है, मार्फिन सिंड्रोम, इसका भी फर्क है। लेकिन प्रेजेंटिंग कंप्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं मुझे टीयरिंग पेन हो रही है, सडन ऑनसेट मेरा था, अचानक से मुझे ऐसी पेन हो रही है जैसे बीच में से जो है ना टीयर कर रहा हो जैसे कोई चीज़, और वो रेडिएट करती है बैक की तरफ भी, ठीक है। फिर हम लोग जब बीपी लेते हैं आर्म्स में, तो उस डाइसेक्शन की वजह से दोनों में अनइक्वल ब्लड प्रेशर आ रहा होता है दोनों आर्म्स में, ठीक होगी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एक्सरे के अंदर वही मेडियास्टाइनल वाइडनिंग आपको मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो डाइसेक्शन हो गया ना तो मेडियास्टाइनम वाइडेंड हो गया ज़रा सा, ठीक है। बाकी इसको ठीक करना ज़रूरी है, क्योंकि
आगे से इस्कीमिया, रप्चर और डेथ हो सकती है। इसकी ना टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आता होता है। स्टैंडफोर्ड क्लासिफिकेशन होती है, ये आप देख रहे हो, दिस इज स्टैंडफोर्ड क्लासिफिकेशन की उसको टाइप ए में और टाइप बी में क्लास में डिवाइड करते हैं। टाइप ए जो होता है ना वो बेसिकली ऊपर ऊपर यानी असेंडिंग अयोटा में होता है, ठीक है, और कभी कभी वो थोड़ा सा जो है ना असेंडिंग अयोटा के थ्रू, सॉरी ये असेंडिंग अयोटा और ये थोड़ा थोड़ा जो है ना वो नीचे भी आ सकता है, मतलब पूरे थ्रू आउट भी इन्वॉल्व कर सकता है लेकिन थोड़ा इन्वॉल्व करता है, ठीक है, मेनली ये असेंडिंग अयोटा को इन्वॉल्व करता है, ठीक है, और इसमें जो है ना वो आगे जाके एक्यूटली पेशेंट अयोटिक रिगर्ज के साथ और कार्डिक टेम्पोनाट के साथ प्रेजेंट कर सकता है इस टाइप ए वाले में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सिमल बी, ठीक है। और जो टाइप बी होता है ना, यू कैन सी दिस वन, ठीक है, टाइप बी क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिसेंडिंग अयोटा को इन्वॉल्व करता है। टाइप ए वाले में तो सर्जरी करना पड़ती है, लेकिन जो टाइप बी है ना वो सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग अयोटा को, सॉरी डिसेंडिंग नीचे वाला डिसेंडिंग अयोटा को इन्वॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें जो है ना वो सर्जरी नहीं करनी पड़ती, इसमें आप जो है ना दवाई दे के ठीक कर सकते हो, आप पीटा ब्लॉकर देते हो और उसके बाद आप क्या देते हो, वेजोडाइलेटर देते हो, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एक और क्लासिफिकेशन है डी बैक की क्लासिफिकेशन, वो ऐसे ही है, बस टाइप 1 है, पहले को 2 कह दिया, फिर 1 2 3 इस तरह करके टाइप्स में डिवाइड कर दिया, डी बैक की क्लासिफिकेशन, राइट, यू नीड टू रिमेंबर स्टैंड फॉर विच इज़ इंपॉर्टेंट टू नो, ओके। देन कम्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग विच इज सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है कि सब क्लेवियन से जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना वो किसी ने स्टील कर लिया, चोरी कर लिया। वो क्या कि जैसे स्टीनोसिस हुई ना सब क्लेवियन आर्टरी की प्रॉक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी, यू कैन सी दिस डायग्राम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आसानी से समझ आ रही है। देखो ये आर्च ऑफ अयोटा था ना, इसमें से ये सब क्लेवियन आर्टरी निकली ना लेफ्ट वाली, इस पर क्या हो गई, थोड़ी सी स्टीनोज हो गई है, ठीक है, आगे से इसने आगे ये वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही हैं। तो अब यहाँ पे तो स्टीनोसिस हो गई है, तो अब वो जो वर्टिब्रल आर्टरी का ब्लड होता है ना वो क्या कर जाता है, वो क्या कहते हैं रिवर्स फ्लो हो जाता है उसमें, ठीक है, तो रिवर्स ब्लड फ्लो हो जाता है इप्सिलैटरल वर्टिब्रल आर्टरी में, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जब आपके पास जब भी बंदा ये वाली आर्म यूज़ करेगा ना जिसमें ब्लड सप्लाई कम है, तो वो बंदे को क्या होगा, सेरिब्रल जो है ना परफ्यूजन कम हो जाएगी ऊपर ब्रेन में, ठीक है। तो होता क्या क्या है, बंदा कहता है कि मुझे जो बाजू है ना, ठीक है, उसमें बहुत पेन हो रहा है, मुझे सुइयाँ चुभने जैसा महसूस हो रहा है, ठीक है, तो इस्कीमिया पेन और पैरासीजियाज आ रहे होते हैं, ठीक है, और भी क्या साइंस, चक्कर भी आ रहे होते हैं, ठीक है, वर्टाइगो भी हो रहा होता है, डिजीनेस भी हो रही होती है, क्यों, क्योंकि वर्टिब्रोबैसिलर इंसफिशिएंसी होती है ऊपर, जैसे बताया ना, ठीक है। इसके अलावा क्या बीपी चेक करते हो ना दोनों बाजुओं में, उसमें मोर देन 15 mm ऑफ मर्करी का डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड होती है और इसके साथ ये टाका यासू जो आर्टेराइटिस होता है ना उसके साथ ये एसोसिएशन होती है, ठीक हो गया। ये तो दिस वाज अबाउट द थिंग aortic dissection एंड subclavian स्टील सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट कम्स एंजाइना। एंजाइना में आपके पास पेन होती है, बस ये याद रखना इसमें नेक्रोसिस नहीं होती, ठीक है, इस्कीमिया होता है सिर्फ और सिर्फ एंजाइना के अंदर। 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। स्टेबल में क्या आएगा, ठीक है, ये हम लोग जो है ना स्टेबल के थ्रू करते हैं, साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती जाऊँगी, ठीक है। स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है, इन दोनों का ये होता है कि जो स्टेबल एंजाइना होता है ना, ठीक है, उसमें भी आपके पास मोर देन और इक्वल टू 70% ऑक्लूजन हो जाती है, ठीक है। इसमें दोनों में ही बंदा बता रहा होता है कि मुझे जो है ना वो एक्सर्शनल चेस्ट पेन है, यानी कि मैं जब काम करता हूँ ना कोई तब मुझे चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है। इन क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि थोड़ा सा आर्म में भी जाती है, लेफ्ट आर्म में और जॉ में भी जो है ना वो रेडिएट करती है, ठीक है। और लेकिन जब मैं रेस्ट करता हूँ ना तो वो कहेगा कि मेरी जो है ना, या मैं अगर नाइट्रोग्लिसरीन या वो टैबलेट ज़बान के नीचे रखूँ ना तो मेरा दर्द ठीक हो जाता है, तो वो स्टेबल एंजाइना है। और अगर दर्द रेस्ट करने पे भी ठीक नहीं होता तो वो अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है। तो होता ही है कि इन दोनों में कार्डियक बायोमार्कर तो कम ही आएंगे, लेकिन उससे मतलब नॉट एलिवेटेड, लेकिन जब आप उससे पहले तो ईसीजी कराओगे ना तो उसमें आपके पास जो है ना ऐसी सेगमेंट की डिप्रेशन आ रही होगी, ठीक है, ऐसी सेगमेंट की जो है ना वो डिप्रेशन आ रही होगी। जो अनस्टेबल होगा ना उसमें डिप्रेशन के साथ साथ टी वेव की भी इन्वर्जन आ सकती होती है ईसीजी के ऊपर, ठीक हो गया। ये बातें थी इन दोनों की। बाकी एक और टाइप होती है वेजोस्पास्टिक एंजाइना, ठीक है, वो उसको प्रिंस मेटल या वेरिएंट भी कहते होते हैं। ये ना ज़रा सा स्पाजम्स हो जाता है एकदम से ना, जैसे जो बंदे जिन्होंने अगर कोकेन लियो, अल्कोहल लिया और ट्रिप्टान जो बेसिकली माइग्रेन के ट्रीटमेंट में देते होते हैं, सोमी ट्रिप्टान वगैरह। इसके अलावा स्मोकिंग काफ़ी रिस्क फैक्टर है बड़ा इसका, ठीक है, और में बीपी या कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो ट्रांजिएंट सीएसटी सेगमेंट एलिवेशन आ सकती है क्योंकि ट्रांजिएंट सा जो है ना स्पैज़म हुआ था। अच्छा खैर, इसके अलावा जो हमारे पास आ जाता है एन स्टेमी, ये वाला जो है ना ये मैं आपको जो है ना वो नीचे बताऊंगी यहाँ पे टेबल के, जब टेबल में बताऊंगी। देन कम्स कोरोनरी स्टील सिंड्रोम, ठीक है, ये आपके पास कब होता है, ये जब आपके पास जो कोरोनरी स्टेनोसिस जहाँ होती है ना उसके नीचे नीचे हो रहा होता है, ठीक है। होता यह है कि जो वेसल्स होती है ना वो डायलेट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। जब आप वेजो डायलेटर देते हो ना, वेजो डायलेटर वाली ड्रग्स यानी कि जैसे एग्जाम्पल्स में बताई गई हैं डिफरेंट किस्म की ड्रग्स, ये ना जो नॉर्मल वेसल होती हैं उनको डायलेट कर जाती हैं, तो जिसकी वजह से ब्लड सारा का सारा शंट हो जाता है टूवर्ड्स अ वेल परफ्यूज्ड एरियाज, ठीक हो गया। उसकी वजह से जो है ना वो आपके पास इस्कीमिया हो जाता है इन द मायोकार्डियम व्हिच इज परफ्यूज्ड बाय स्टेनोज्ड वेसल्स, राइट। और इसका प्रिंसिपल आप ये किस चीज़ में यूज़ करते हो, ये वाला प्रिंसिपल कोरोनरी स्टील सिंड्रोम का बेसिकली जब आप स्ट्रेस टेस्ट करते हो ना, फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेस टेस्ट विद कोरोनरी वेजोडाइलेटर, तो तब आप ये वाला प्रिंसिपल लगा रहे होते हो, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है सडन कार्डियक डेथ। ये कब कैसे होती है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है बंदे की
1 घंटे के अंदर अंदर सिम्टम के ना ऑनसेट के। अच्छा, ये इसका वजह जो होती है ना वो एरिथमियाज़ होते हैं, जो बेसिकली कॉम्प्लिकेशन होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। ये आपके पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है 70% ऑफ द केसेस में। कुछ लोगों में जो हाइपरट्रॉफिक या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज़ हुई भी होती हैं, उन लोगों में ये होता है, ठीक है। इसके अलावा हेरिडिटरी जो मतलब चैनल्स की जो चैनलोपैथीज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम या ब्रूगाडा सिंड्रोम, ये एक होता है। ये आप ईसीजी वाले लेक्चर्स में आपको बताऊँगी कि ब्रूगाडा सिंड्रोम होता है, ठीक है। इनके अंदर जो है ना हो सकता है। इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसके अंदर जो है ना कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर लगा दो, इम्प्लांट कर दो, तो फिर आप सडन कार्डियक डेथ को जो है ना वो प्रिवेंट कर सकते हो, अगर आपको जो है ना वो शक हो रहा हो तो। अच्छा, इसके अलावा जाता है क्रॉनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज, दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सो वी आर लीविंग इट। अच्छा, देन कम्स एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्यों होता है? ये जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो एक प्लाग बना हुआ था ना अनस्टेबल और स्टेबल एंजाइना वाले पार्ट में, तो अब ना वो रप्चर हो गया, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ एक्यूमुलेट होकर पूरा का पूरे आर्टरी को क्लॉट कर दिया। पहले ज़रा पूरी आर्टरी नहीं क्लॉट हुई हुई थी ना, स्टेबल और अनस्टेबल में 70% से ज़्यादा हुई हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ है, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस भी हो गई है, ठीक है। और उसके अलावा कार्डियक बायोमार्कर्स ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब ब्लड बाहर जाता है ना, तो ब्लड में मार्कर्स ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, CK-MB, ट्रोपोनिन वगैरह, ठीक है। वो इसके डायग्नोस्टिक होते हैं। तो आपने इन दोनों में फ़र्क किया, एनस्टेमी और स्टेमी में। एनस्टेमी मतलब नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन MI, मतलब सिंपली तुमने वो देखा ना ECG, उसमें तुम्हें बस एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं मिल रही, बाकी सारे वही फीचर्स आ रहे हैं, ठीक है। और पहले ये आता है, उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशन आ जाती होती है। अच्छा, ये जो होती है ना सिर्फ एंडोकार्डियम के नीचे सब एंडोकार्डियम होती है इसकी लोकेशन, और इसकी क्या होती है ट्रांसम्यूरल, यानी ऑल द लेयर्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। ठीक है, अब ये सब एंडोकार्डियम यानी इनर 1/3 में होता है, स्पेशली वल्नरेबल टू इस्कीमिया, ठीक है। ये फुल थिकनेस में होता है जैसे कि बताया गया है। और इसमें एसटी सेगमेंट की जो है ना डिप्रेशन होती है और टी वेव की इन्वर्जन होती है। एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन होती है और टी वेव की जो है ना इन्वर्जन होती है। लेकिन आगे जाओ स्टेमी में, उसमें एसटी सेगमेंट की एलिवेशन आ रही होती है और पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स आ रही होती हैं, ठीक है। वो मैं आपको दिखाऊंगी ECG के ऊपर कि मतलब पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स आती हैं, जो कि जिसका मतलब होता है अभी रिसेंटली उसको ना MI हुआ था, ठीक हो गया। तो इसमें फटाफट से ACS प्रोटोकॉल देनी होती है पेशेंट को, ठीक हो गया।